भारत की धरती पर अनेक महान राजा हुए, पर एक नाम ऐसा जिसे न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है, सम्राट विक्रमादित्य। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि उस युग की कथा है जब एक शासक ने धर्म, ज्ञान और न्याय से पूरे भारत को दिशा दी। आइए जानते हैं विक्रमादित्य की संपूर्ण जीवन गाथा, जन्म से लेकर उनके स्वर्ण युग और अमर विरासत तक। कल्पना कीजिए, जब धरती अधर्म से भर रही हो, न्याय बिकने लगा हो और प्रजा को एक ऐसे राजा की प्रतीक्षा हो जो सत्य और धर्म को फिर से स्थापित करे। उसी समय जन्म लेने वाला था इतिहास का सबसे न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य। अवंती नगरी की स्थिति। आज से हजारों वर्ष पूर्व मध्य भारत में स्थित अवंती नगरी, जो इस समय वर्तमान उज्जैन में है, ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का केंद्र थी। लेकिन समय के साथ राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, सीमाओं पर आक्रमण होने लगे, प्रजा भय और असुरक्षा में जीने लगी। राजा वृद्ध हो चुके थे और उनका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। पूरे राज्य में चिंता फैल गई, आगे कौन राज्य संभालेगा। तभी भविष्यवाणी हुई। एक दिन दरबार में महान ज्योतिषी और ऋषि आए। उन्होंने कहा, जल्द ही इस भूमि पर एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो केवल राजा नहीं बल्कि धर्म का रक्षक होगा। उसका नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। पूरे राज्य में आशा की किरण जागी और जन्म हुआ। कुछ समय बाद राज परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय कई अद्भुत घटनाएं हुईं। आकाश में असाधारण प्रकाश दिखाई दिया, मंदिरों में घंटियां स्वयं बज उठीं। साधु संतों ने इसे शुभ संकेत बताया। बालक का नाम रखा गया विक्रम। बाल्यकाल के संकेत। बचपन से ही विक्रम अन्य बच्चों से अलग थे। कुछ घटनाएं। अन्याय सहन नहीं करते थे, कमजोर बच्चों की रक्षा करते, स्वयं भोजन बांट देते, शस्त्र और शास्त्र दोनों में रुचि रखते। गुरुजन कहते, यह बालक केवल योद्धा नहीं, महान शासक बनेगा। शिक्षा और प्रशिक्षण शुरू हुआ। राजकुमार विक्रम को भेजा गया गुरुकुल, जहां उन्होंने सीखा युद्ध कला, राजनीति, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, कूटनीति, धर्म और दर्शन। वे रात में भी अभ्यास करते। उनकी एक ही इच्छा थी, प्रजा की रक्षा। पहला साहसिक कार्य। एक बार जंगल में प्रशिक्षण के दौरान एक हिंसक बाघ ने गांव पर हमला कर दिया। सैनिक पहुंचने से पहले ही युवा विक्रम ने अकेले वहां पहुंच गए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और अंततः बाघ का सामना किया। इस घटना के बाद लोग उन्हें प्रजा का रक्षक कहने लगे। इसी बीच राज्य में एक मंत्री गुप्त रूप से सत्ता हथियाने की योजना बना रहा था। राजा वृद्ध थे और षड्यंत्र बढ़ता जा रहा था। अब समय आ चुका था। युवा विक्रम को पहली बार राजनीति के असली युद्ध में उतरना था। जब अपने ही दरबार में विश्वासघात छिपा हो तो तब एक युवा राजकुमार कैसे अपने राज्य को बचाएगा? क्या विक्रमादित्य पहली ही परीक्षा में सफल होंगे? राज्य का सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, भीतर से उठ चुका था। अपने ही दरबार में बैठा एक व्यक्ति राजा की गद्दी हथियाने की योजना बना चुका था और अब युवा विक्रम को पहली बार बुद्धि और साहस दोनों की परीक्षा देनी थी। अवंती के दरबार में एक शक्तिशाली मंत्री था, सुबाहु। वर्षों से सत्ता उसके हाथ में थी। राजा वृद्ध थे और सुबाहु जानता था कि यदि विक्रम राजा बने तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसने गुप्त योजना बनाई। सेना के कुछ अधिकारियों को अपने पक्ष में किया, खजाने पर नियंत्रण करने की कोशिश की और अफवाहें फैलानी शुरू की कि राजकुमार की अभी शासन योग्य नहीं है। युवा विक्रम ने देखा सैनिकों का व्यवहार बदल रहा था। कुछ आदेश बिना उनकी जानकारी के जारी हो रहे थे। प्रजा में भ्रम फैलाया जा रहा था। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय मित्रों और गुरुजनों से सलाह ली, गुप्त जांच करवाई। विक्रम ने खुला टकराव करने के बजाय योजना बनाई।
उन्होंने गुप्तचरों को नियुक्त किया। रात में भेष बदलकर नगर भ्रमण किया, जनता और सैनिकों की बातें सुनी। धीरे धीरे षड्यंत्र का पूरा जाल सामने आने लगा। दरबार की निर्णायक सभा हुई। एक दिन विक्रम ने स्वयं दरबार में सभा बुलाई। सभी मंत्री, सेनापति और अधिकारी उपस्थित थे। सभा के बीच विक्रम ने शांत स्वर में कहा, राज्य के साथ विश्वासघात करने वाले व्यक्ति आज यहीं उपस्थित हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने गुप्त प्रमाण प्रस्तुत किए, गुप्त संदेश, रिश्वत के दस्तावेज और गवाह। सुबाहु के चेहरे का रंग उड़ गया। न्याय का निर्णय हुआ। सैनिकों ने सुबाहु को गिरफ्तार किया, परंतु यहाँ विक्रम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा, विश्वासघात का दंड कठोर है, परंतु रक्तपात समाधान नहीं, उसे राज्य से निष्कासित किया जाए। इस निर्णय ने सभी को चकित किया। विक्रम ने पहली बार दिखाया कि वे कठोर भी हैं और न्यायप्रिय भी। जनता का विश्वास विक्रम पर बढ़ता चला गया। सैनिकों की निष्ठा मजबूत हुई। दरबार में अनुशासन फिर से लौट आया। राजा ने भी समझ लिया, अब उत्तराधिकारी तैयार हो चुका है। लेकिन एक नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई थी। सीमाओं पर विदेशी आक्रमणकारी सेना सक्रिय हो चुकी थी। जब विक्रम को दरबार नहीं, युद्धभूमि में अपनी क्षमता सिद्ध करनी थी। जब हजारों सैनिकों की सेना राज्य की ओर बढ़ रही थी, तब एक युवा राजकुमार क्या करेगा? क्या विक्रम युद्धभूमि में भी उतने ही सफल होंगे जितने दरबार में हुए? अब निर्णय का समय आ चुका था। दरबार की राजनीति जीतना एक बात थी, लेकिन हजारों सैनिकों की सेना के सामने खड़े होकर राज्य की रक्षा करना दूसरी बात। क्या युवा विक्रम सचमुच युद्धभूमि के योग्य थे, या इतिहास उन्हें यहीं भुला देता? सीमा पर मंडराता हुआ युद्ध का खतरा। अवंती राज्य की सीमाओं पर स्थित छोटे राज्यों को एक विदेशी आक्रांता ने जीतना शुरू कर दिया था। उसका नाम था शक। सेनापति रुहदत्त, जो अपनी क्रूरता और रणनीति के लिए प्रसिद्ध था, उसकी सेना अनुशासित, संख्या में अधिक और युद्ध में निर्दयी थी। एक एक कर सीमा के किले गिरते जा रहे थे। शरणार्थी उज्जैन पहुंचने लगे। नगर में भय फैल गया। दरबार में सलाहकारों ने कहा, राजकुमार अभी युवा हैं, उन्हें युद्ध में नहीं जाना चाहिए। लेकिन विक्रम ने कहा, यदि राजा युद्धभूमि से पीछे हटे तो प्रजा किस पर विश्वास करेगी? युद्ध की तैयारी शुरू हुई। विक्रम ने युद्ध की तैयारी को केवल शक्ति का नहीं, बुद्धि का युद्ध बनाया। उन्होंने सेना को 3 भागों में बांटा। सीमावर्ती गांवों को खाली कराया, भोजन और जल भंडार सुरक्षित कराए, गुप्तचर भेजे ताकि शत्रु की चाल समझी जा सके। उन्होंने सैनिकों से व्यक्तिगत रूप से बात की। एक सैनिक ने कहा, राजकुमार, हम आपके साथ मरने को तैयार हैं। विक्रम ने उत्तर दिया, नहीं, हमें मरना नहीं, जीत कर लौटना है। यही वाक्य सेना में उत्साह भर गया। युद्धभूमि का समय आया। सुबह का समय था। धूल से आकाश ढक गया था। हजारों सैनिक आमने सामने खड़े थे। शक सेना संख्या में अधिक थी। उनका आत्मविश्वास स्पष्ट था। विक्रम ने देखा कि सीधे आक्रमण में भारी नुकसान होगा। उन्होंने रणनीति बदली। उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। शत्रु ने सोचा, अवंती सेना डर गई है। वे तेजी से आगे बढ़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि विक्रम ने पहले ही मार्ग के दलदली क्षेत्रों की पहचान कर ली थी और सैनिकों को घात लगाकर छिपा दिया था। जैसे ही शक सेना दलदल में फंसी, विक्रम ने चारों ओर से हमला कर दिया और उनकी सेना में घबराहट फैल गई। युद्ध में विक्रम की वीरता किंवदंती है कि युद्ध के दौरान विक्रम स्वयं अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते थे। एक समय शत्रु सेनापति सीधे विक्रम की ओर बढ़ा। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। घोड़े दौड़ रहे थे, तलवारें टकरा रही थीं। अंततः विक्रम ने एक निर्णायक प्रहार कर शत्रु सेनापति को पराजित कर दिया। शत्रु सेना का मनोबल टूट गया और विजय की घोषणा हुई। संध्या तक युद्ध समाप्त हो चुका था। अवंती की सेना विजयी रही।
जब विक्रम विजय के साथ लौटे, उज्जैन नगरी दीपों से जगमगा उठी। लोगों ने पहली बार उन्हें केवल राजकुमार नहीं, रक्षक माना। पड़ोसी राज्यों ने मित्रता मांगी, शत्रु राज्यों ने आक्रमण करना बंद कर दिया और विक्रम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा ने उसी समय घोषणा की, अब राज्य का भविष्य सुरक्षित है, परंतु संकट अभी समाप्त नहीं था। युद्ध जीतने के बाद भी महसूस किया कि बाहरी शत्रु से बड़ा खतरा कभी कभी अदृश्य शक्तियां भी बनती हैं। उसी समय एक रहस्यमय साधु उज्जैन पहुंचा और उसने विक्रम को ऐसा कार्य सौंपा जो आगे चलकर बैताल और सिंहासन बत्तीसी जैसी कथाओं की शुरुआत बना। एक साधु, एक श्मशान और एक ऐसा प्रेत जो हर बार राजा को उलझा देता था। आखिर कौन था वह बेताल और क्या चाहता था वह विक्रम की परीक्षा? राजा जिसने युद्ध जीत लिया था, अब उसे एक ऐसी शक्ति का सामना करना था जो तलवार से नहीं बुद्धि से जीती जाती है। एक मृत शरीर, एक श्मशान और एक प्रेत जो हर बार राजा को चुनौती देता था। यही थी विक्रम की अगली परीक्षा। रहस्यमय साधु का आगमन। युद्ध विजय के कुछ समय बाद उज्जैन में एक विचित्र साधु आया। वह प्रतिदिन दरबार में आता और राजा को एक फल भेंट करता। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन जब एक फल गलती से गिरकर टूट गया तो उसके भीतर से कीमती रत्न निकला। जांच करने पर पता चला कि साधु हर दिन रत्न ही भेंट कर रहा था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, राजन, मैं एक विशेष तांत्रिक साधना कर रहा हूँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए। साधु की मांग। साधु ने कहा, श्मशान में एक वृक्ष पर एक शव लटका है, राजा स्वयं जाकर उस शव को लाएं। दरबारियों ने मना किया। श्मशान, प्रेत और तांत्रिक क्रियाओं का भय था, परंतु विक्रम ने कहा, राजा का कर्तव्य है सत्य को जानना, चाहे मार्ग कितना भी कठिन हो। श्मशान की भयावह रात अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधकार। विक्रम अकेले श्मशान पहुंचे। वहां जलती चिताओं की राख, दूर से आती सियारों की आवाज और हवा में अजीब सन्नाटा था। वृक्ष पर एक शव उल्टा लटका था। राजा ने उसे उतारा और कंधे पर रख लिया। वेताल का जागना। जैसे ही विक्रम आगे बढ़े, शव अचानक हंसने लगा। वह बोला, राजा, मैं वेताल हूँ। यदि तुम रास्ते भर चुप रहोगे तो मैं साथ चलूंगा, लेकिन यदि तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं वापस उसी वृक्ष पर लौट जाऊंगा। विक्रम मौन रहे। तभी वेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। पहली कहानी, न्याय की पहेली। वेताल ने एक राजा, दो मित्रों और एक स्त्री की कथा सुनाई। कहानी के अंत में उसने प्रश्न पूछा, बताओ, उस स्त्री का वास्तविक पति कौन था? विक्रम उत्तर जानते थे। वे मौन रहते तो सिर फटने का साप मिलता। उन्होंने उत्तर दे दिया। तुरंत वेताल हंसते हुए उड़ गया और फिर उसी वृक्ष पर जा लटका। विक्रम का धैर्य। राजा पुनः लौटे, फिर शव उतारा, फिर यात्रा शुरू हुई। फिर कहानी, प्रश्न, फिर उत्तर और वेताल वापस भाग गया। यह क्रम कई बार हुआ। परीक्षा का असली उद्देश्य। धीरे धीरे विक्रम समझने लगे कि यह केवल प्रेत की शरारत नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि और धैर्य, न्याय की परीक्षा है। वेताल हर कहानी में नैतिक उलझन, न्याय का प्रश्न और धर्म का निर्णय छिपाता था। कई प्रयासों के बाद विक्रम को संदेह हुआ कि साधु का उद्देश्य कुछ और है। बेताल भी संकेत देने लगा कि साधु की साधना खतरनाक हो सकती है। यह केवल प्रेत पकड़ने का कार्य नहीं, बल्कि एक गहरे षड्यंत्र की ओर संकेत था। क्या साधु वास्तव में साधु था, या वह स्वयं राजा विक्रम की बलि चढ़ाना चाहता था? क्या वेताल दुश्मन था, या गुप्त रूप से राजा की रक्षा कर रहा था? राजा विक्रम समझ चुके थे कि यह केवल प्रेत पकड़ने का कार्य नहीं, कोई उन्हें जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन प्रश्न था, कौन और क्यों? बार बार की असफलता या छिपा संकेत। कई रातों तक विक्रम वेताल को पकड़ते और हर बार वह प्रश्न पूछकर वापस भाग जाता।
परंतु अब राजा को यह खेल नहीं लगा। उन्होंने देखा कि वेताल की हर कहानी में एक संदेश छिपा होता था। सावधान रहो, सोचो और निर्णय से पहले परिणाम समझो। विक्रम को लगा कि वेताल उन्हें किसी बड़े खतरे के लिए तैयार कर रहा है। वेताल की चेतावनी। एक रात जब विक्रम फिर शव को कंधे पर उठाकर चल रहे थे, वेताल ने धीमे स्वर में कहा, राजा, तुम साहसी हो, न्यायप्रिय हो, पर क्या तुम जानते हो कि साधु की मदद कर रहे हो, उसका असली उद्देश्य क्या है? विक्रम चुप रहे। वेताल आगे बोला, वह साधु तांत्रिक है। उसकी साधना तभी पूरी होगी जब वह एक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा की बलि देगा, और वह राजा तुम हो। यह सुनकर भी विक्रम शांत रहे, पर भीतर सब स्पष्ट हो चुका था। साधु का वास्तविक इरादा। जब विक्रम ने पहले के घटनाक्रम पर विचार किया तो सब स्पष्ट हो गया। साधु लगातार दरबार में आता रहा। उसने राजा को विश्वास में लिया, फिर उन्हें अकेले स्मशान भेजा और अब अंतिम साधना की तैयारी कर रहा था। योजना यह थी कि जैसे ही राजा शव लेकर पहुंचे, साधु उन्हें प्रणाम के लिए झुकने को कहेगा और उसी क्षण बलि दे देगा। अब राजा ने निश्चय किया कि इस षड्यंत्र को यहीं समाप्त करना होगा। वे शव को लेकर साधु के पास पहुंचे। साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, अब अंतिम क्रिया शेष है, आप देवी को प्रणाम करें। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मैं राजा हूँ, प्रणाम की विधि ठीक से नहीं जानता, पहले आप दिखाइए। साधु जैसे ही झुका, उसी क्षण विक्रम ने तलवार से उसका अंत कर दिया। बेताल की मुक्ति। वेताल प्रकट हुआ और बोला, राजन, आपने केवल स्वयं को बचाना बल्कि उस तांत्रिक के कारण होने वाले अनगिनत बलियों को भी रोक दिया। कहा जाता है कि उस क्षण वेताल ने विक्रम को आशीर्वाद दिया और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। नई पहचान। केवल राजा नहीं, न्याय का प्रतीक। अब विक्रम की पहचान बदल चुकी थी। युद्ध में वीर, बुद्धि में तेज, न्याय में अटल और संकट में शांत। लोग उन्हें केवल राजा नहीं, धर्म का रक्षक मानने लगे। लेकिन असली स्वर्णकाल अब शुरू होना था। वेताल की घटनाओं के बाद विक्रम ने निश्चय किया कि अब राज्य को ऐसा बनाना है जहां न्याय सर्वोपरि हो, विद्वानों का सम्मान मिले और प्रजा सुरक्षित और समृद्ध हो। यहीं से शुरू होता है विक्रमादित्य का स्वर्ण युग। कैसे उज्जैन पूरी दुनिया का ज्ञान और समृद्धि का केंद्र बना, और कौन थे वे 9 महान विद्वान जिन्होंने विक्रमादित्य के दरबार को अमर बना दिया। युद्ध समाप्त हो चुके थे, षड्यंत्र शांत हो चुके थे। अब प्रश्न था, क्या विक्रम केवल विजेता राजा बनेंगे या ऐसे साम्राज्य बनाएंगे जिसे आने वाली पीढ़ियां स्वर्ण युग के नाम से याद करेगी। उज्जैन का रूपांतरण। साधु और वेताल की घटनाओं के बाद विक्रमादित्य ने अपना ध्यान राज्य विस्तार से हटाकर राज्य निर्माण पर लगाया। उन्होंने समझ लिया था कि राज्य तलवार से जीता जा सकता है, पर टिकता है न्याय से, ज्ञान से और समृद्धि से। उज्जैन को उन्होंने व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाने का निर्णय लिया। प्रशासनिक सुधार किए। विक्रम ने कई बड़े सुधार, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ की। हर नागरिक को सीधे राजा तक पहुंचने का अधिकार मिला। कर व्यवस्था सरल की गई। किसानों पर कर कम किया गया। व्यापार मार्ग सुरक्षित किए गए। व्यापारियों को सैनिक सुरक्षा दी गई। सिंचाई और कृषि विकास, नहरें और जलाशय बनवाए गए। परिणाम, राज्य की संपन्नता तेजी से बढ़ी। विद्वानों का आगमन हुआ। जब किसी राज्य में शांति और सम्मान होता है तो ज्ञान स्वयं वहां पहुंचता है। धीरे धीरे भारत के विभिन्न भागों से विद्वान उज्जैन आने लगे। उनमें से 9 विद्वान इतने महान थे कि इतिहास में उन्हें नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न कौन थे? कालिदास, जो संस्कृत के महान कवि और नाटककार। उनकी रचनाएं प्रकृति और प्रेम का अद्वितीय चित्रण करती है। दूसरे थे वराहमिहिर, महान ज्योतिषी, खगोल शास्त्री। उन्होंने ग्रह नक्षत्रों का गहन अध्ययन किया। तीसरे थे धन्वंतरी, आयुर्वेद के महान वैद्य, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान को उन्नति किया। चौथे थे अमर सिंह, संस्कृत शब्दकोश के रचयिता।
5वें थे छपड़क, जो गणित और खगोल विज्ञान के विद्वान थे। 6वें थे शंकु, जो स्थापत्य और वास्तुकला के विशेषज्ञ थे। 7वें थे वेताल भट्ट, नीति और तंत्र ज्ञान के ज्ञाता। 8वें थे घटक करपर, कवि और दार्शनिक। 9वें थे वररुचि, व्याकरण और भाषा विशेषज्ञ। विक्रम का दरबार केवल सत्ता का स्थान नहीं था, वहाँ कविताएं सुनाई जाती, विज्ञान पर चर्चा होती, न्याय के प्रश्न सुलझाए जाते, स्वयं राजा चर्चा में भाग लेते। एक बार कालिदास ने कहा, राजन, आप तलवार से अधिक बुद्धि का सम्मान करते हैं। विक्रम ने उत्तर दिया, तलवार राज्य बचाती है, पर ज्ञान राज्य बनाता है। उनके शासनकाल में अपराध कम हुए, व्यापार बढ़ा, शिक्षा का प्रसार हुआ, कला और संस्कृति फली फूली। उज्जैन को उस समय भारत का सबसे समृद्ध नगर माना जाने लगा। परंतु चुनौतियां समाप्त नहीं थीं। समृद्धि देखकर पड़ोसी राज्य फिर से ईर्ष्या करने लगे। कुछ राजाओं ने मिलकर विक्रम के विरुद्ध गुप्त गठबंधन बनाना शुरू किया। राजा को अब फिर से युद्ध और राजनीति की कठिन परीक्षा का सामना करना था। जब कई राजा मिलकर एक सम्राट को गिराने की योजना बनाए, तब क्या होता है? क्या विक्रमादित्य का स्वर्ण युग समाप्त होने वाला था? समृद्धि जितनी बढ़ती है, शत्रु भी उतने ही बढ़ते हैं। अब युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि राजनीति और विश्वास की दुनिया में लड़ा जाना था। क्या विक्रमादित्य अपने स्वर्ण युग को बचा पाएंगे? उन्होंने उज्जैन की समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी थी। व्यापार मार्ग, धन, विद्वान, सुरक्षित राज्य, सब कुछ अवंती के पास था। यही कारण था कि पड़ोसी राज्यों के कुछ शासक असंतुष्ट हो उठे। उन्होंने गुप्त रूप से एक सैन्य गठबंधन बनाया, जिसमें कई छोटे बड़े राज्य शामिल हुए। उनका उद्देश्य था उज्जैन के व्यापार मार्ग पर कब्जा करना, विक्रम की शक्ति कम करना और अंततः उन्हें गद्दी से हटाना। विक्रम के गुप्तचरों ने सूचना दी कि 3 दिशाओं में से एक साथ आक्रमण की तैयारी हो रही है। यह स्थिति पहले से अलग थी। अब शत्रु अधिक थे, सेना विभाजित करनी पड़ती और युद्ध लंबा चल सकता था। दरबार में चिंता बढ़ गई। विक्रम की रणनीतिक सोच। राजा ने तुरंत युद्ध नहीं छेड़ा। उन्होंने पहले स्थिति को समझा। उन्होंने निर्णय लिया, एक मोर्चे पर स्वयं नेतृत्व करेंगे, अन्य सीमाओं पर कुशल सेनापति नियुक्त किए जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण शत्रुओं के बीच मतभेद पैदा किए जाएंगे। उन्होंने दूतों के माध्यम से गठबंधन के कुछ राजाओं से गुप्त वार्ता करवाई। गठबंधन केवल स्वार्थ पर आधारित था। जैसे ही कुछ राजाओं को पता चला कि युद्ध लंबा चला तो उन्हें भारी नुकसान होगा, वे पीछे हटने लगे। कुछ राज्यों ने तटस्थता स्वीकार कर ली। अब विक्रम को कमजोर पड़ चुके मुख्य आक्रमणकारी का सामना करना था। युद्ध कई दिनों तक चला। किंवदंतियों में आता है कि एक रात शत्रु सेना ने अचानक हमला कर दिया। जब उज्जैन सेना विश्राम कर रही थी, राजा विक्रम ने स्वयं सैनिकों को जगाया और अंधेरे में युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने सैनिकों से कहा, आज पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम होगी। इस वाक्य ने सैनिकों में नया साहस भर दिया। सुबह तक युद्ध का पलड़ा उज्जैन की ओर झुक चुका था। विजय, परंतु सीख भी। अंततः गठबंधन टूट गया और शत्रु पीछे हट गए। लेकिन इस युद्ध ने विक्रम को एक बात समझा दी, राज्य की सबसे बड़ी शक्ति सेना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास और आंतरिक एकता है। उन्होंने युद्ध के बाद सैनिक परिवारों को सहायता दी, घायल सैनिकों के लिए चिकित्सालय बनवाए और सीमाओं की रक्षा और मजबूत की। समय का असर। वर्ष बीतते गए। विक्रमादित्य का राज स्थिर और समृद्ध बना रहा, परंतु अब राजा स्वयं भी आयु के उस चरण में पहुंच रहे थे जहां व्यक्ति अपने जीवन और विरासत के बारे में सोचने लगता है। जब एक महान सम्राट वृद्ध होने लगता है, तब सबसे बड़ा प्रश्न होता है, उसके बाद राज्य का क्या होगा? क्या विक्रमादित्य ने अपने उत्तराधिकारी को तैयार कर लिया था? समय हर विजेता को एक न एक दिन रोक देता है। प्रश्न यह नहीं था कि राजा कितना महान था, बल्कि यह है कि उसके जाने के बाद उसकी महानता कैसे जीवित रहती है।
अब विक्रमादित्य के जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला था। लंबे समय तक सफल शासन के बाद अब विक्रमादित्य आयु के उस चरण में पहुंच चुके थे जहां शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, परंतु उनका मन अब भी राज्य और प्रजा की चिंता में लगा रहता था। उन्होंने देखा कि राज्य स्थिर है, सीमाएं सुरक्षित हैं, व्यापार और ज्ञान का फल फूल हो रहे हैं। अब उनका ध्यान एक प्रश्न पर केंद्रित हुआ, उनके बाद राज्य कौन संभालेगा। विक्रमादित्य जानते थे कि केवल राजवंश में जन्म लेना पर्याप्त नहीं होता, राजा बनने के लिए चाहिए न्याय, बुद्धि, साहस, धैर्य और प्रजा के प्रति करुणा। उन्होंने युवराज और अन्य राजकुमारों की कई परीक्षाएं ली, विवाद सुलझाने की क्षमता, युद्ध कौशल, प्रशासनिक निर्णय और कठिन परिस्थितियों में धैर्य। धीरे धीरे योग्य उत्तराधिकारी सामने आया। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में विक्रमादित्य अक्सर साधारण वेश में नगर भ्रमण करते। वे देखना चाहते थे क्या जनता सचमुच सुखी है, क्या न्याय व्यवस्था सही चल रही है। एक वृद्ध किसान ने उनसे अनजाने में कहा, हमारा राजा ऐसा है जो हमारे दुख को अपना दुख मानता है। यह सुनकर विक्रम संतुष्ट हुए। विक्रमादित्य का सिंहासन साधारण नहीं था। कहा जाता है कि उसमें 32 दिव्य मूर्तियां स्थापित थीं जो राजा के गुणों का प्रतीक थीं। हर मूर्ति एक गुण की कहानी कहती थी, न्याय, त्याग, साहस, करुणा, बुद्धिमत्ता। राजा के निधन के बाद यह सिंहासन छिपा दिया गया ताकि केवल योग्य शासक ही उस पर बैठ सके। विक्रम की विरासत। जब विक्रमादित्य इस संसार से विदा हुए तो पूरे राज्य में शोक छा गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। न्याय की कहानियों में, वेताल की कथाओं में और सिंहासन बत्तीसी की लोक कथाओं में लोग कहते थे राजा चला गया पर उसका न्याय आज भी जीवित है। कई वर्षों बाद एक अन्य राजा ने उस सिंहासन को खोजा। जैसे ही वह उस पर बैठने लगा, एक एक करके 32 मूर्तियां प्रकट हुईं और हर एक ने विक्रमादित्य की एक कथा सुनाई। यहीं से शुरू होती है सिंहासन बत्तीसी की प्रसिद्ध कथाएं। एक राजा जिसने युद्ध जीते, प्रेतों को हराया, विद्वानों को सम्मान दिया और न्याय को सर्वोच्च रखा। क्या ऐसा शासक फिर से कभी जन्म लेगा? सम्राट विक्रमादित्य केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आदर्श शासक का प्रतीक हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, न्याय और बुद्धि में होती है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को साझा करें और ऐसी ही ऐतिहासिक पौराणिक चरित्रों की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।